लाल किले पर आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन, और आप कहते हो पार्टी कहाँ से आई? वो पार्टी जो है, वो पार्टी वो सन 1885 में बनी थी उस वक़्त, कांग्रेस, और उस वक़्त भारत में वही मुख्य एक पार्टी थी। और उस पार्टी के प्रमुख को, उस पार्टी का जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट बने थे जो, उसी समय इलेक्शन हुआ था, पार्टी का इलेक्शन, और उसमें जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। और जवाहरलाल नेहरू को नए बनने वाले भारतीय देश के सर्वमान्य नेता मान लिए गए। अब कैसे भाई, उसमें तो रियासतें भी थी हैं? और बोलिए क्या कमाल हुआ है। चलिए भाई छोड़िए, मैंने कहा ना भाई, जब ठगे जाते हैं ना तो फिर ठीक है, समझ लेते हैं, लेकिन आगे ठगाई न हो इसका काम करेंगे। हाँ हाँ, तो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए यहाँ कुछ और इम्पोर्टेंट मुद्दे आगे जानने हैं। अब ये पार्टी वाले गुर, अभी तो हमने कुछ नहीं जाना है। एक प्रश्न, हाँ, ये सुभाष चंद्र बोस भी तो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे ने? तो इनको मतलब क्या इंग्लैंड के आदेश पे इनको हटवाया गया? ना 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 ना, क्या ना। वो अभी बीच में डिस्टर्ब नहीं, ठीक है ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ, कांग्रेस में दो दल में बट गया था कांग्रेस, एक गरम दल, एक नरम दल। अब ये गरम दल वाले थे, इनको काम करने का तरीका पसंद नहीं था गांधी, नेहरू वगैरह का, पटेल का वगैरह का। उन्होंने कहा कि भाई जो लोग हमारे घर में घुस गए हैं सालों से और जा नहीं रहे हैं, अब उनके साथ बातचीत कब तक होगी? उनको निकाल बाहर करो, सीधी बात। तो छोड़िए, अब आगे बढ़ते हैं। अब कैसे इन लोगों ने सब कुछ कंफ्यूजन से रास्ता निकालने के सब उपाय सोचे। 15 अगस्त 1947 वो दिन तय हुआ था जिस दिन जो है ट्रांसफर ऑफ पावर के एग्रीमेंट का सिग्नेचर होना था लाल किले पर। उसके पहले जुलाई महीने में ये कानून ये पारित हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ये कानून जुलाई महीने में पारित हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जुलाई 1947 में। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। जबकि भारत देश बना भी नहीं था, भारत देश बना भी नहीं था। तो जुलाई में उन्होंने अपने यहाँ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये पारित भी कर दिया, और उसी अनुसार ये ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट का साइन हुआ। और अब ये बातें समझ ले, तय क्या हुआ। मोटी मोटी बातें ही करूँगा मैं, बातें बहुत हैं, लेकिन जिनको फिर पर्सनल इंटरेस्ट हैं उनसे बातें होंगी। आज तो मोटी मोटी बातें ही होंगी, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है कि आज शायद वो कहते हैं ना का पार्ट 2 पार्ट 2 चालू हो चुका है, पार्ट 2 इसमें चालू हो चुका है। नहीं, तो ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ ये देखें, मोटा मोटा तय ये हुआ था दोनों पक्षों के बीच में। दोनों पक्ष बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? जब वो बोल रहे हैं आपकी बात बीच में कैसे सुनूंगा यार सीताराम जी? दोनों नहीं चुप हुए आप पूरा दिन से। नहीं, दोनों पक्ष जो हैं वो जी जी जी
अब देखिए दोनों पक्षों के बीच में जो तय हुआ था, अब हम ये भी समझ लें कि दोनों पक्ष यानी कौन कौन, जो उस वक्त जो ये ट्रांजैक्शन हो रहा था, ट्रांसफर ऑफ पावर का एग्रीमेंट वगैरह, उस वक्त दोनों पक्षों के बीच जो तय हुआ था, दोनों पक्ष मतलब कौन कौन, मतलब एक भारत की उस समय की इंडियन लीडरशिप जो लोग सारा कुछ जानते थे। वैसे छिपा छिपाया तो कुछ भी नहीं था, सब खुला था, रोज अखबारों में आता था, ऐसा नहीं थे कि कहीं कोई छिप करके हो रहा था कुछ भी। और भाई अभी सुनिए, बोलो। हाँ, एक तरफ तो वो थी इंडियन लीडरशिप और दूसरी तरफ कौन थे, दूसरी तरफ थे अंग्रेज, ठीक है। अब ये दोनों के बीच जो तय हुआ था, ये तय हुआ था कि 5 साल के लिए इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी और इंटरिम गवर्नमेंट ही चलेगी। मध्य सत्र के लिए 5 सालों के लिए ये इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बनी थी। ये कोई चुनी हुई सरकार नहीं थी। वो ब्रिटिशरों के पढ़े हुए बैरिस्टर थे सब। हाँ ये बात फाइनल है। नहीं ये जरा ऐड कर लो तो पक्का मजा आएगा। सब बैरिस्टर थे, बैरिस्टर गांधी, बैरिस्टर जीना, बैरिस्टर नेहरू, बैरिस्टर सरदार, बैरिस्टर अम्बेडकर। और उसी का जी शेरों को दे दिया कि तुम लड़ाओ। देखिए सबको सब बातें मालूम है, इसलिए बड़े ही संक्षिप्त में बात कर रहे हैं। अब आपको जो भी ऐड करना हो वो बाद में करना है। यहाँ सबको सब कुछ मालूम है, इसलिए आप थोड़ा रहने दो जी। तो ये 5 साल के लिए इंटरिम सरकार बनी थी और एज पर द ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट ये भी तय था कि संविधान जब बन करके लागू हो जाएगा तो उस संविधान के मुताबिक देश में चुनाव करवाए जाएंगे और उस चुनाव के द्वारा जो जनता की सरकार बनेगी, उस जनता की सरकार के हाथ में उस इंटरिम गवर्नमेंट का जो पीएम होगा वो उस जनता की गवर्नमेंट के हाथ में सारी जो फिर ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाएगी, मतलब सारी व्यवस्था के सूत्र उसके हाथ में दे दिए जाएंगे। अब 1950 की 26 जनवरी को यह संविधान लागू हो गया। ऐसा कहा गया, इस संविधान के प्रियम्बल के पहले शब्द हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। और बताया ये गया कि अब से आप सब मालिक हो चुके हो, गणतंत्र हो गया, रिपब्लिकन इंडिया। तो अब जो हैं देश के लोग देश के मालिक बन चुके हैं। अब वो पटाखे छोड़ सकते। हाँ, फिर छोड़े फटाखे, छोड़े भी, बजाओ थाली। हाँ फिर छोड़े भी। और फिर आगे क्या हुआ कि जैसा कि तय किया गया था, 5 साल पूरे तो कब हो रहे थे, 1952 में। और उस बीच ये जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, यानी उनका जो रजवाड़ों का विलीनीकरण हुआ, उसका भी ये एक दस्तावेज है, किस तरह से सारे रजवाड़ों का विलीनीकरण किया गया। अब 1950 को जब हमारा संविधान बना तो संविधान बनने के तुरंत बाद हमारे संविधान के आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन को ये जिम्मा दिया गया था कि एक ऑटोनोमस बॉडी के तौर पर, स्वायत्त संस्था के तौर पर वो देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाएगी। ये उसका जिम्मा था इलेक्शन कमीशन का। और इलेक्शन कमीशन ने तुरंत ये दोनों कानून
ये कानून द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, ये दोनों कानून उसी वक्त इलेक्शन कमीशन के रिकमेंड करने के द्वारा इसको उस समय की पार्लियामेंट ने पारित कर दिया इसको, और ये कानून बन गए ये दोनों। ठीक है, तो अब जो इलेक्शन हुए 1952 में, उसके विषय में कुछ एक और बातें जान लीजिए। तय तो ये हुआ था कि संविधान के मुताबिक चुनाव होंगे, तो संविधान के 3 आर्टिकलों को जानना यहाँ बेहद बेहद जरूरी है। एक है आर्टिकल नंबर 58, आर्टिकल 58, वो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, अबाउट इलेक्शन ऑफ और प्रेसिडेंट। दूसरा है आर्टिकल 84, और ये है इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी बनने के लिए। और तीसरा आर्टिकल 173, ये अबाउट एमएलए, अबाउट मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य की विधानसभा के सदस्य बनने के लिए। अब ये तीनों ही कानूनों में एक समान बात वहाँ लिखी गई है। बहुत लंबी चौड़ी बात भी नहीं है, बात सिर्फ 4 या 5 सेंटेंस में पूरी हो जाती है, लेकिन हमारे समझने के लिए शुरुआती एक शब्द जो है वही काफ़ी हैं। इन तीनों कानूनों में ही नहीं, बाद में जो कॉरपोरेशन एक्ट बना, जो पंचायती एक्ट बना, जो आज वो बात कर रहे थे हेमंत शाह, 73rd अमेंडमेंट की, 74th अमेंडमेंट की, आर्टिकल के भाग नंबर 9 और 9A की, और आर्टिकल के भाग 4 की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट, ये सारी बातें हैं। सब मिला करके ये तीनों आर्टिकल का पहला शब्द जो है वो है, अंडरलाइन कीजिए इसको, वहाँ लिखा है एनी पर्सन, एनी पर्सन, एनी पर्सन, इसको नोट कीजिए, एनी पर्सन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनी पर्सन? यानी कोई व्यक्ति, एनी पर्सन का मतलब कोई व्यक्ति। वहां पर आर्टिकल कुल मिला करके 395, 395 आर्टिकल्स। किसी भी आर्टिकल में पॉलिटिकल पार्टी नाम का एक शब्द नहीं है। मैं 3 बार गुजराती में, 1 बार इंग्लिश में पढ़ चुका हूं। There is not a word like political party in our constitution. There is no provision for political parties in our constitution. No role for political parties. No duty for political parties. No rights of political parties. इनके कोई अधिकार नहीं है, इनको किसी ने कोई दायित्व नहीं दिया, इनकी कोई भूमिका नहीं है। तो ये भाई ये आ कैसे गए? अब ये भी थोड़ा समझ लें तो मुझे लगता है कि आज तो इतना ही काफ़ी होगा। શું કહો છો? ના, હું ચલાવી શકું છું, મને વાંધો નથી, મેં ચલાવું। કન્ટિન્યુ સવાર લગી બોલશું પણ સમજે સાંભળવામાં अरे जिसने 35 साल चला दिया 1 घंटा और नहीं चला सकता। ना, आधा पौन घंटे में पूरा कर दूंगा। हाँ, સંવિધાનમાં લખ્યું છે, સંવિધાનના આર્ટિકલ છે બાપુ। સંવિધાનના આર્ટિકલમાં છે એની પર્સન, એની પર્સન। पर्सन मीन्स कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति।
साहिल भाई ने कुछ कहा था एक वीडियो में, पर्सन का मीनिंग कुछ अलग होता है। कोई नहीं उसमें नहीं आता, अभी चलने दो। एनी पर्सन यार ना ना, पर्सन का मतलब नहीं, सुनिए, पर्सन का मतलब कुछ अलग हो ही नहीं सकता है। और ये संविधान, इसका प्रियम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया ही कहता है, ये कुछ अलग हो ही नहीं सकता है। तो अब देखिए, एनी पर्सन, इसको जो है क्यों फिर एनी ग्रुप नहीं लिखा हुआ है? यहां पर एनी ग्रुप होना चाहिए था अगर पार्टीज की बात होती। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा छोड़ दें। अब ये समझ लीजिए कि भाई अगर व्यक्ति की बात है तो जब पहले चुनाव हुए हमारे 1952 में, तो 1952 में जी हाँ, जब 1952 में पहले चुनाव हुए तो देखिए दिक्कत क्या हुई। 1950 में ये दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से हुआ। और क्यों ऐसा हुआ? यह ऐसा इसलिए हुआ कि हमारे पुरखे उस समय, अगर लिटरेसी रेट कहा जाए तो वो 15-16% था हमारा लिटरेसी रेट है। तो मतलब ये सारी बातें जो अंग्रेजी में लिखी हुई थी और सारी चल रही थी आखिर तक अंग्रेजी में। देखिए, पढ़ाई लिखाई का वैसे तो मैं भी इस बात को मानता हूँ कि उसको समझदार होने के साथ या किसी की उस तरह की क्षमता के साथ कोई संबंध है ही नहीं। फिर भी ये जिस तरह से हो रहा था, ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ऑफ मर्जर, एग्रीमेंट ऑफ ये क्या कहते हैं एक्सेशन, तो इस तरह से जो कुछ भी हो रहा था वो उस समय के हमारे पुरखे, शायद जिनका उस समय की पॉलिटिकल पार्टियों के साथ, क्योंकि आज़ादी के पहले और 1952 के उस चुनाव के पहले इस देश में उस तरह के चुनाव जो कि पूरे देश में होते हो। अब जब हमने देखा कि देश ही 1947 15 अगस्त से बना, उसके पहले तो ब्रिटिश इंडिया था, और ब्रिटिश इंडिया में भी जो प्रांत सभाएं होती थी, उन प्रांत सभाओं में भी सभी भारतीयों को वोटिंग राइट नहीं था। सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन लिया था, मतलब जो इंडियन सिविल सर्विस में उत्तीर्ण हो चुके थे, वे जो बैरिस्टर्स थे, वे जो दूसरे अफसर थे, वे ऐसे सारे जो इंग्लिश एजुकेशन में पारंगत थे, ग्रेजुएशन या डबल डिग्री जो भी है, वो उन लोगों को ही वोटिंग राइट था। सामान्य लोगों को वोटिंग राइट नहीं था। कहाँ पर? वो ब्रिटिश इंडिया की प्रांत सभाओं में। लेकिन वो तो आज़ादी के भी पहले की बात है, हैं? और हमारे देश में चुनाव हुए 1952 में। तो 1952 में जब पहले चुनाव हुए तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ, हमारी साक्षरता का रेट था 1915-16। सारे कागज हुए थे, वो ये कह करके हुए थे कि भाई ठीक है, आप बोल रहे हो जाओ, भाग जाओ यहाँ से, हमें गुलाम बना के रखा है? तो ठीक है, चले जाते हैं। लेकिन अब जाने से पहले भाई एक भाड़े पे मकान देते हैं ना, तो भी डॉक्यूमेंट बनते हैं ना, हैं? कोई अगर कोई ज़मीन खरीदता है या कोई मकान बेचता है तो भाई सेल डीड होता है ना, तो सब कुछ कागज पत्तर तो होने चाहिए ना। बोले ये जो 562 रजवाड़े हैं, रियासतें हैं, इनको हमने जो इतनी इतनी लोन दे रखी हैं,
वो कौन देगा वो लोन हमें वापस? अंग्रेजों ने ये कहा। फिर बोला सन 1600 से 1947 तक 350 सालों में हमने यहाँ जो कमाया उसको हम छोड़ के चले जाएं? ये क्या तरीका हुआ भाई? हैं, आप बताइए। व्यापार किया, हमने कमाया, क्या ऐसे कोई कहीं कुछ छोड़ के आ जाता है क्या? आज हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट दुनिया भर में ये अदानी अंबानी ये जाते होंगे, और जैसे वो मल्टीनेशनल्स यहाँ आते हैं तो हमारे भी तो जाते हैं कहीं, तो क्या वहाँ अपनी प्रॉपर्टी अस्कियामत है वो छोड़ के आ जाएंगे जो कमाई हुई है? तो ये तो पूरा कन्फ्यूजन का स्टेट था। आखिर हम हमारे 350 साल की कमाई हुई चीज़ें मिलकत यहाँ कैसे छोड़ के चले जाएं? और ये जो हमने लोने वगैरह दे रखी हैं, जो ये रेल की पटरियाँ बिछा रखी हैं, तो इसको क्या हम किस तरह से छोड़ दें? तो इसी के लिए ये सारे कागज पत्तर सब कुछ हुए, और उन कागज पत्तरों में देखिए डोमिनियन स्टेटस की बात थी, लेकिन डोमिनियन स्टेटस की बात जरूर थी, इन कागजों में है, लेकिन कब तक थी? जब तक हमारी पहली सरकार बन नहीं जाती है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंटरिम गवर्नमेंट के कार्यकाल खत्म होते ही एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हमें चुनाव कराने थे, और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जब कहेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो किसी व्यक्ति को चुनाव में पार्टिसिपेट करना था। किसको करना था? किसी व्यक्ति को, किसी ग्रुप को नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं, बराबर। अब ये स्थिति थी। इस स्थिति में अंग्रेजों ने तो बाकायदा सब डॉक्यूमेंट बना करके, ट्रांसफर ऑफ पावर का एग्रीमेंट बना करके, हमारे हाथों से ही कॉन्स्टिट्यूशन बनवा करके, और हमारे ही लोगों को उस कॉन्स्टिट्यूशन सभा में, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे ही लोगों को शामिल रख करके उन्होंने जो पहले लिखित संविधान से लेकर 6वें लिखित संविधान तक, ये 1935 तक 6 संविधान उन्होंने बनाए थे। ये सारे के सारे गुलाम भारत के 6 संविधानों का जो सम टोटल था वही वहां 1950 में लिखा गया। हर बार यही होता था। पहला संविधान जब खत्म हुआ 1858 वाला, दूसरा आया 1861 वाला, तो अगला खत्म, नया आ गया। अब 1861 वाला जब उसको रिप्लेस किया गया 1892 वाले ने, तो अगला खत्म 1892 वाला। हर बार 6 बार चूड़ी कसी गई, गुलामी की चूड़ी 6 बार कसी गई, तो सातवीं बार कैसे नहीं कसते? 7वीं बार कैसे नहीं कसते? लेकिन उन्होंने बताया क्या कि भाई आपके ही लोग तो बैठे थे। अरे भाई हमारे ही लोग बैठे थे, लेकिन उनके सामने जो रेफरेंस था वो तो वो 6 अगले पुराना वाला। इसमें 1952 में बैरिस्टर हम ये बात कर रहे थे कि भाई सेल्फ रूल की बात कही गई, डोमिनियन स्टेटस की बात थी, लेकिन कब तक थी? 1952 तक। और जो भी संविधान बना है उसमें सच पूछिए हमें सेल्फ रूल ही दिया गया है, इसमें और कुछ भी धपला बिल्कुल भी नहीं है। मैंने यह भी पढ़ा है, दूसरे भी सब कुछ पढ़े हैं, आज का संविधान भी मैंने पढ़ा है पूरा का पूरा, और 4 बार पढ़ा है। अब जो है सेल्फ रूल हमें दिया गया है,
उसमें घपला कहीं नहीं है। अगर हम ग्लोबल घपले की बात करें या ब्रिटेन की बात करें या रानी की बात करें, उधर से कहीं कोई घपला नहीं है। उन्होंने कुछ गड़बड़ी किसी प्रकार की घपला, हाँ, सेम कर दिया षड्यंत्र कोई, हाँ। तो अब देखिए वास्तविकता में हुआ क्या है, इसको हम समझ लें। हुआ यह है कि उन लोगों ने, समझ लीजिए कि ये भारत की व्यवस्थाएं हैं। किस भारत की? जो भारत देश बन गया, मतलब सारा कुछ मिला करके दो देश बने। पाकिस्तान उधर चला गया, इधर रहा भारत, जिसकी अब हम बात कर रहे हैं। इसकी व्यवस्थाएं, ये उस भारत देश की व्यवस्थाएं हैं। ये अंग्रेज ने देना चाहा हमें, और हमें देने के लिए उन्होंने पूरी व्यवस्था भी की, कागज पत्तर की, सब कुछ। क्योंकि उनका जो एक बड़ा नेता था, जो प्रेसिडेंट भी था कभी, वो सर विंस्टन चर्चिल ने अपने ब्रिटिश लोगों को ये कहा था कि आप देखिए बड़ी सावधानी से काम लीजिएगा। क्यों? बोले भाई ये मामला, ये 30-35 करोड़ लोगों की व्यवस्था का मामला बनेगा, और इनकी व्यवस्थाएं जब आप इनको सौंपोगे तो ये जो पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर्स, ये आज जो तुम्हारे सामने बात बात पे अड़ जा रहे हैं और हर एक प्रकार के आंदोलन कर रहे हैं तुम्हारे सामने, कल को इन लोगों का भरोसा मत करना। ये भारत की व्यवस्थाएं भारत के लोगों के हाथों में पहुंचे, इसको इंश्योर करना होगा किसी भी तरह से। देखिए ये किसी भी तरह से धोखा देंगे, इसका विश्वास मत करना। बराबर से उस तरह से कागज पत्तर करना। तो बोले हाँ ठीक है। अब ये सेल्फ रूल में अंग्रेज, भाई देखिएगा एक छोटा सा ड्रामा कर रहे हैं। मैं अंग्रेज हैं और ये हमारे सुनील भाई जो हैं, देश की जनता, हाँ ये देश की जनता, और ये हमारे जो है ना कमलेश भाई, ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं। थोड़े से आ जाओ, थोड़े से आ जाओ। अब देखो समझने के लिए अंग्रेजों ने सारा इंतजाम किया, सारे कागज पत्तर किए, सब कुछ किया, किसी न किसी तरीके से। भले गुलाम भारत में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बना दी, भले हमारे लोगों को बिठा दिया, सब कुछ किया, लेकिन आखिर किसी भी ट्रांजैक्शन के कुछ तरीके भी होते हैं। बिना किसी वैलिड तरीके के ऐसे काम नहीं हो सकते हैं। बिना किसी जायज जस्टिफाइड तरीके से ऐसे काम ये नहीं किए जा सकते। अगर हम 5-15 लाख का कोई मकान भी, दुकान भी, कुछ अगर हम लेते बेचते हैं, तो उसके भी हम लीगल पेपर्स जो हैं वो करवाते हैं ढंग से, उसको ढंग से पढ़ते हैं। तो हर एक चीज़ का एक लीगल फॉर्मेलिटीज़ का एक प्रोसेस होता है। तो फिर से एक बार बताता हूँ, मैं अंग्रेज, मैंने सब कुछ तय किया। आप भारत की जनता और ये पॉलिटिकल पार्टियाँ जो उस समय देश के लोगों को स्वराज दिलाने के लिए बड़ा काम कर रहे थे, और आप जो हैं वो निरे गंवार, 15-16% की लिटरेसी रेट, आपको उस टाइम
दबे कुचले, 350 सालों से दबे कुचले, आपको कुछ सही तरीके से बातचीत करने की भी उतनी समझ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। आज भी जब नहीं है हमें, है तो कुछ भी नहीं था। अब देखिए, ये भारत की व्यवस्थाएं, उस कागज के द्वारा सेल्फ रूल मैंने आपको देने चाहा, मैं दे रहा हूं आपको, तो इसने ले ली। आप हाँ हूँ करो। अभी मैं तो मैं तो अनपढ़ हूं, मैं क्या हाँ हूं? नहीं, मैं आपको दे रहा हूँ भाई, मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप तो बिल्कुल एकदम ये जैसे अचानक से करते रहे, तो ये तो लेकर के चले गए, ये उड़ गए लेकर। मेरे लिए तो यही नेता है। अब ये उड़ करके चले गए, आज 70 साल हुए। अब ये बिल्कुल इलीगल तरीके से देना था आपको, कागज आपके बने, आपने संभाली नहीं, इन्होंने उठा ली, और आज तक वापस नहीं। आज तक वापस नहीं किया। अभी भी ये धोखा है, ये हमें बता रहे हैं कि मैं तुम्हारा ही साथी हूँ। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ देखिए, 1952 में पहले चुनाव हुए, तो उसमें देखिए बात तो ग्रुप्स की कहीं नहीं थी, बात तो ग्रुप्स की नहीं थी, एनी पर्सन व्यक्ति की बात थी। तो अब जो है, उस टाइम जब पहले इलेक्शन हुए तो पॉलिटिकल पार्टियों का तो अस्तित्व था ही नहीं, बराबर। अच्छा, तो उस टाइम पहले इलेक्शन हुए तो सभी व्यक्ति जाते फॉर्म भरने के लिए, तो कांग्रेस पार्टी ने हर जगह पर, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने लोगों को भेज दिया फॉर्म भरवाने के लिए कि जाओ खड़े हो जाओ चुनाव में, और डिक्लेयर कर दिया इधर देश में, और मीडिया वालों ने उसका प्रचार कर दिया। क्या बोले कांग्रेस के लोग चुनाव में खड़े रहेंगे, ठीक है। अब कांग्रेस पार्टी ने अपनी ओर से एक निशान डिक्लेयर कर दिया, 2 बैलों की जोड़ी, और ये उस वक्त के चुनाव में माहौल बन गया। और चूंकि कांग्रेस ने स्वराज का, स्वाधीनता का इतना बड़ा संघर्ष किया था सालों साल, इसलिए हमारे पुरखे विश्वास कर रहे थे, हमारे पुरखे उन पर पूरा विश्वास कर रहे थे, और कांग्रेस के उम्मीदवार हर जगह 2 बैलों की जोड़ी लेकर के पहुंच गए। अब देखिए कहाँ गए, इलेक्शन कमीशन के अफसर के पास। उस अफसर की ड्यूटी क्या थी? जो अफसर उस टाइम था उसकी ड्यूटी क्या थी? ग्रुप नहीं है, यानी पर्सन है। हाँ, मतलब कि अगर ये इलेक्शन का मैदान है ये, और इस मैदान के चारों ओर जो हैं बड़ी बड़ी दीवारें हैं, और एक ही बड़ा सा दरवाजा है यहाँ पर, मेन गेट, और उस मेन गेट पर अगर इलेक्शन कमीशन का अफसर खड़ा हुआ है उस गेट पर, तो इस मैदान में कौन दाखिल हो सकता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन? एनी पर्सन। तो जब 2 बैलों की जोड़ी लेकर के जब कोई आ गया, तो उसको पूछना चाहिए कि भैया ये क्या है, काहे के बैल, और ये 2 बैलों की जोड़ी, क्या मतलब इनका? इसका क्या है? पार्टी का है। तो वो व्यक्ति कहता, वो लिखित में मैंडेट लेकर के आया था कांग्रेस पार्टी से कि भाई ये फला भाई जो है जयेश भाई, बोले मैं भुज में कांग्रेस का कैंडिडेट हूँ। अब उसने, इलेक्शन अफसर ने ले भी लिया, उसको अंदर भी जाने दिया, और सारा प्रचार हुआ कि भाई 2 बैलों की जोड़ी, बराबर। ये हर जगह से चुन लिए गए 1952 में, ठीक है। अब देखिए 52 में चुन लिए गए, उसकी देखा देखी दूसरी पार्टियां बन गई, शायद उस टाइम भी थे, लेकिन सबसे मजबूत पार्टी तो यही थी, कांग्रेस वाली। इमोशनली अटैच थे लोग। ठीक है, अब आगे देखते जाइए आप। 52 के बाद 57,
57 में भी फिर वही पॉलिटिकल पार्टियों के लोग गए निशान लेकर के, उनको फिर उसने अलाउ किया, बोले हाँ जाओ। यहाँ मेन गेट पर बैठा तो वही था जो हमारे संविधान के आर्टिकल 324 के द्वारा जिसको जिम्मेदारी दी गई थी। 52 के बाद 57, 57 के बाद 62, 62 के बाद 67। इसको रोका तो नहीं गया, रोका जाना चाहिए था, रोका नहीं। लेकिन अब झमेला क्या खड़ा हो रहा था इन 20 सालों में, झमेला ये खड़ा हो रहा था जैसे कि अगर कांग्रेस का निशान था 2 बैलों की जोड़ी, तो दूसरे कोई गुट ने एक नई पार्टी खड़ी कर ली, उसका नाम उसने नेशनल कांग्रेस नया नाम दे दिया। उसका नाम कांग्रेस, उसका नाम नेशनल कांग्रेस। उसका निशान 2 बैलों की जोड़ी, इसका निशान 2 बैलों की जोड़ी, उसके ऊपर में सर्कल। पेपर पर जब छपेगा तो 2 बैलों की जोड़ी और ऊपर में सर्कल। तीसरा एक आ गया, बोले सेंट्रल कांग्रेस, उसका नाम तीसरी पार्टी का, उसने 2 बैलों की जोड़ी और चौकुटा बॉर्डर। वो कांग्रेस वाला बोले कि भाई तेरा 2 बैल, अरे बोला तेरे 2 बैलों की जोड़ी में सर्कल है क्या? तो मेरे में चक्कर मेरा चौखट है। अब ये लड़ाई झगड़े जो हैं वो कहाँ पहुंचे? कमीशन इलेक्शन कमीशन के पास। और ये जाते रहे, इन 20 सालों में भी जाते रहे। तो क्या इलेक्शन कमीशन जानता नहीं था आर्टिकल 58 के बारे में, आर्टिकल 84 के बारे में, आर्टिकल 173 के बारे में? तो उसने इनको रोकने के बजाय, हैं, उसने इनको रोकने के बजाय राजमार्ग बना दिया। राजमार्ग इनके लिए उसने किस वर्ष में बनाया राजमार्ग? देखो ऊपर हेडिंग, देखो हेडिंग। 1968 हाँ, क्या है हेडिंग? द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। ये लाइए, ये कानून नहीं है, ये प्रशासनिक आदेश है, 1968 का आदेश है। और यहाँ और एक खूबी देखिए, और एक खूबी देखिए, इस आदेश का नाम है इसको पूरा लिखिए भल्लारा जी, द इलेक्शन सिंबल्स, ब्रैकेट में रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट, ब्रैकेट पूरा, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद 1968। अब देखिए 2 बातें हैं ब्रैकेट में। ऑर्डर काहे का? बोले इलेक्शन सिंबल्स का। ब्रैकेट में 2 बातें दे दी, एक रिजर्वेशन और दूसरा अलॉटमेंट। अब देखिए किस तरह से होते हैं ऐसे काम। रिजर्वेशन किसके लिए? सिंबल का रिजर्वेशन, रिजर्वेशन सिंबल का, लेकिन किसके लिए? पार्टी के लिए, पार्टी के लिए। पार्टी के लिए रिजर्वेशन रिजर्व्ड फॉर पॉलिटिकल पार्टी, पार्टी allotment to candidate means person, allotment to candidate, बराबर। अब देखो अब और कानून क्या है इसको समझ लो। इसके रूल्स में जाओगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, हैं? देखिए अब यहाँ पर
रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर हुआ सबसे पहली बार। इसने इस ऑर्डर में लिखा है रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इन्होंने पार्टियों को रिकॉग्नाइज किया पहली बार, मतलब कि 52 से चुनाव हो रहे हैं और ये 16 साल के बाद ये पार्टियों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और कैसे कैसे रिकॉग्नाइज किया भाई? नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज क्या होंगी, उसके लिए क्या धारा धोरण, स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज क्या होंगी, उसके लिए क्या धारा धोरण, अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टियां कौन होगी, उसके लिए क्या धारा धोरण। और अब बताइए दिया कि जो सिंबल हैं वो पार्टियों के लिए रिजर्व रखा जाएगा। मतलब 2 बैलों की जोड़ी उन्होंने सेफ कस्टडी में रख दिया, लॉक एंड की में, लॉक एंड की में। बोले किसके लिए? कांग्रेस की। कांग्रेस के लिए। अब जब बोले क्या अलॉटमेंट, अलॉटमेंट किसको होगा? कैंडिडेट। कांग्रेस के। अच्छा कैंडिडेट, हाँ। पकड़िए शब्द को। कैंडिडेट कब तय होता है? कैंडिडेट समझ लीजिए भाई कैंडिडेट है, तो कब बनेंगे कैंडिडेट, कब बनेंगे? पार्टी उसे टिकट देगी तो। हाँ हाँ पार्टी टिकट देगी तब। हाँ, नहीं पार्टी का टिकट देने से वो कैंडिडेट नहीं बनते। नॉमिनेशन हो जाएगा। ओके। जो पर्चा भरेंगे, फॉर्म भरेंगे, उनका फॉर्म पास होगा तो वो कैंडिडेट माने जाएंगे, हैं। और वो ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस अपियर हुए हैं, उनके पास मैंडेट होगा। तो वो कितने दिन होते हैं? 20 दिन। इनका पर्चा कबूल हुआ और वास्तव में वोटिंग हुआ, उनके बीच 20 दिन, बराबर। और अलॉटमेंट किसको हुआ? भाई को। उनको मिले कितने दिन? 20 दिन। 20 दिन के लिए वो प्रचार कर सकते हैं। पार्टी कैन नॉट कैनवास इट बिकॉज इट इज नॉट allotted to party, it is allotted to the candidate। तो क्यों हमारे देश का पीएम छाती पर कमल लगा करके घूम रहा है? ठीक है, क्योंकि पर्सन को मिला है। हाँ। और वास्तव में पॉलिटिकल पार्टियों के लिए राजमार्ग बना करके दे दिया। मतलब कि इस मेन गेट से पॉलिटिकल पार्टियां अंदर नहीं एंट्री कर सकती है, वहां दूसरा दरवाजा निकाल दिया। इनको कहा घूम के उस दरवाजे से आ जाओ। अरे भाई ये क्या तरीका हुआ? यहां से बोले नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में एनी पर्सन लिखा है, तो बोले ना वहां पीछे से आ जाओ। वहां से आ सकते हो। अच्छा क्या बताओगे? बोले नहीं ये बता देना क्या वो, हाँ हाँ ये बोला बता देना। अब ये जो बताया ये कब तक चला? अब देखिए पार्टी जो है, ये पार्टी तो रिकॉग्निशन हुआ है सिर्फ, मतलब उनकी सिर्फ पहचान हुई है, सिर्फ पहचान हुई है। पहचान से कुछ होता नहीं है। तो फिर भी ये कब तक चला? पार्लियामेंट के अंदर, वास्तव में चुनाव के अंदर तो रिकॉग्निशन हुआ कैंडिडेट का, वो चुन लिया गया। जिस दिन वो चुन लिया गया, मतलब जिस दिन अंतिम आदमी ने वोट डाल दिया, अंतिम आदमी ने वोट डाल दिया, वो कैंडिडेट नहीं है, खत्म हो गया कैंडिडेचर। उसका सिंबल भी ले लिया, वापस रख दिया सेफ कस्टडी में। अब देयर इज नो सिंबल, अभी आदमी चुन लिया गया है। आदमी चुन लिया गया। अब वो कैंडिडेट नहीं है, अब वो रिप्रेजेंटेटिव है। नाउ ही इज प्रतिनिधि, अब वो प्रतिनिधि है। अब प्रतिनिधि अगर अंदर जाता है, हैं बल्लारा जी, प्रतिनिधि जब अंदर जाता है तो दल बदल का कानून कैसे बन सकता है जब दल ही नहीं है अंदर? जब अंदर दल ही नहीं है तो दल बदल का कानून
कैसे बना। ठीक है, अब देखिए पार्टी का रिकॉग्निशन हुआ 1968 में और इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। ये कानून है, ये कानून है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। और इस कानून में इनका रजिस्ट्रेशन इसमें पार्टी का नाम नहीं होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा पार्टी। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, इसका सेक्शन 29A amended in the year 1989। रिमेंबर 1989, 1989 में यह सेक्शन अमेंडमेंट हुआ। ना 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 ना, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। दिस amendment of section 29A, the name of the section is registration of political parties. Here 1989 से इलेक्शन कमीशन ने पुरानी जितनी पार्टियां काम कर रही थी उनका भी और नई बनने वाली पार्टियों का भी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया 1989 को। तो इसका मतलब ये 51 में कर दिया था फाइनल? क्या ना ना, ये अमेंडमेंट हुआ नीचे। अपडेट अरे अरे नीचे नीचे देखिए, यहाँ देखिए, अंतिम लाइन देखिए, अपडेट देखो, अपडेट हुआ है यहाँ पर। ठीक है। ठीक है, तारीख लिखी है 1989। ये सेक्शन 89 में अमेंडेड सेक्शन है। ये संशोधन हुआ है, हाँ, संशोधन हुआ। मतलब अब कानून पे आ गई बात, पार्टी जो अरे कानून, अगर कोई गलत कानून बन जाता है तो वो कानून रद्द भी हो सकता है। हाँ, उसको छोड़ो, तुम कानून बन गई, कानून बन जाने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, और ये पूरा एक पन्ने का ये जो पूरा सेक्शन है रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें कहीं भी ये नहीं है, कहीं भी ये नहीं है इस पूरे सेक्शन में कि रजिस्ट्रेशन कर लेने से या रजिस्ट्रेशन हो जाने से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी व्यक्ति को अपना मैंडेट दे करके इलेक्शन में खड़ा करने का राइट उसको मिल नहीं जाता है। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि अब आप ग्रुप के तरह से, मतलब एज ए ग्रुप you will enter into field of election, होता नहीं है। ग्रुप तो नहीं है। हाँ, आप तो अब भी ग्रुप ही हो, अब भी आप रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी आप ग्रुप ही हो। अब देखिए मज़ा ये है, उन्होंने 1989 में जब इस कानून को इंट्रोड्यूस करना था, अमेंड करना था, तो वहाँ जो ऑब्जेक्शन रीजंस जो दिए गए, वो ऑब्जेक्शन रीजंस वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। ये एक लाइन सिर्फ पढ़नी है, यहाँ पर एक लाइन सिर्फ पढ़नी है। ये ब्लू लाइनिंग है, वो नीचे वाली एक लाइन। At present, there is no statutory definitions of political party in election law. एक्ट ये 89 में कहते हैं वो, एट द टाइम ऑफ अमेंडमेंट ऑब्जेक्शन रीजंस कहते क्या है, एट प्रेजेंट देर इज नो डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर इलेक्शन लॉ। ये कहते हैं हमारे पास कोई व्याख्या ही नहीं है पॉलिटिकल पार्टी की, क्योंकि कानून में ही नहीं पहले। फिर भी इनको उसने इस तरह से बना दिया। अब जो है, अब इन सब बातों का हम इस वक्त तो इस तरह से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं कि देखिए
जो बात आपने चलाई है जनता सरकार मोर्चा की, वो बिल्कुल वाजिब बात है। और अब हमें ये सबको समझ लेना चाहिए कि 6 रास्ते हैं, 6 रास्ते हैं। हमारे साथ घटना हो गई, घटना घट गई। अब देखिए 6 रास्ते हैं, कौन कौन से हैं ये हम समझ लें। नंबर 1, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारा एक डेपुटेशन जा करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिल करके सारा लिखित ड्राफ्टिंग ले जा करके हम उनका ये क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट ले जा करके हम उनसे साफ साफ लफ्ज़ों में पूछ सकते हैं कि भाई प्लीज़ हमें ये बताइए कि ये राजकीय दल ये आखिर है कौन इस भारत में, और ये इलेक्शन के मैदान में क्या कर रहे हैं। यू आर द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है, आप इस संविधान के हेड हो, हमें बताओ कि ये आखिर है कौन। पॉलिटिकल पार्टियां, ये नंबर 1। नंबर 2, वो प्रतिनिधि सभा जहां जा करके हमारे चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, उनमें से, अब मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन हम सारे घर के ही है ना, हैं बल्लारा जी, घर के ही लोग हैं ना, तो कुछ कह दूं, वो सारे चुने हुए गधों को किसी को ये मालूम नहीं है जो आज हम लोग यहाँ समझ के बैठे हैं, या अगर वो जानते हैं तो वो, हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत ठीक है। तो नंबर 2 नंबर, वो चुनी हुई प्रतिनिधि सभाएं जहाँ जहाँ हैं उनके स्पीकर्स भी, और उसमें जो चुने हुए प्रतिनिधि इस वक्त हैं वे भी, उन सभी को हम कुछ लिखित ड्राफ्टिंग इस तरह से दे सकते हैं एंड वी कैन आस्क द क्वेश्चन कि भाई अपनी आइडेंटिटी आप बताओ, आप हमारे प्रतिनिधि हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हो, कौन हो आप, ये पूछा जा सकता है। और आज भी वहां माना नहीं जाता, आप जानते हैं, आज भी वहां उनको प्रतिनिधि ही माना जाता है, उनको पॉलिटिकल, ये वो रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी ये कहीं पर हमारे संविधान में नहीं है। ये आज जो ये सीताराम जी लगे हुए थे लड़ना लड़ना लड़ना, हमारे संविधान में लड़ना कोई शब्द है ही नहीं। हमें क्यों लड़ना भाई, हमें आपस में क्यों लड़ना। और अंग्रेजों से आज़ाद होकर के संविधान में ये तो नहीं लिखा कि भाई जाओ आप घर जाके लड़ाई शुरू करो, तो हमें लड़ना तो नहीं है। हमारे संविधान में भी नहीं लिखा है कि लड़ना। इनकी बात बिल्कुल वास्तविक है कि भाई लड़ना क्यों, तो भाई यहाँ देखिए लड़ने की बात हमारे संविधान में है ही नहीं, चुनाव की बात नहीं है, लड़ने की बात नहीं। देखिए चुनने की बात है, चुनना और लड़ना दोनों अलग चीजें हैं। आप देखिए, एक मिनट, लड़ने की बात नहीं है, अपना प्रतिनिधि चुनने की बात जरूर है, चुनने की बात जरूर है, लेकिन लड़ने की बात मीडिया ने और पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों ने इन्होंने खड़ी की है, संविधान ने। हाँ इलेक्शन 5 मिनट सिर्फ, 1 मिनट, हाँ, तो देखिए यहाँ पर बात यह है कि चुनाव हमारे संविधान में बिल्कुल लिखा हुआ है कि चुनाव होने चाहिए, और हम इस बात को मानते भी हैं कि प्रतिनिधि तय होना चाहिए, इस बात को हम मानते हैं। बिना प्रतिनिधि तय किए दुनिया में कहीं कुछ नहीं हो सकता है, प्रतिनिधि तो तय होना ही चाहिए।
लेकिन प्रतिनिधि कैसे तय किया जा सकता है, इस बात के बारे में चर्चा जरूर हो सकती है कि भाई चुनने की प्रोसेस क्या होगी। तो बस यहाँ अच्छा वो क्या हो गया भाई, पहला प्रेसिडेंट, दूसरा पार्लियामेंट मतलब प्रतिनिधि सभाएं, और तीसरा जुडिशियरी, जुडिशियरी पूरी है, और चौथा इलेक्शन कमीशन, चौथा, और पांचवा मीडिया, भारत के मीडिया से भी पूछा जाना चाहिए कि लड़ना कहाँ लिखा है, बता। आप कह रहे हो वो उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, पार्टियों की डेफिनेशन कहाँ है हाँ बताओ। तो पांचवा मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर सोशल मीडिया, ये पांचवा, और छठवा जो है वहां हम लगे हुए हैं छठवें पे। अगर इन पांचों से समाधान ना मिले तो वही से मिलने वाला है, छठवें से, पांचों से नहीं मिलना है। छठा ही पहला है। और वो छठा वही है जो गांव आप जाते हो, बोलो भाई क्या नारा, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। वही है, वही छठवा, और वही सॉल्यूशन वहीं से मिलेगा, छठवें से, जो कि पब्लिक डोमेन है। और पब्लिक डोमेन में देखिए बेसिक्स जो हैं, देखिए बहुत सारी बातें हमारे बीच क्लियर हो चुकी हैं, हर एक चीज़ है, लेकिन कुछ बेसिक्स बिल्कुल सवाल जवाब के तौर में या किसी और तरीके से हमें भारत के 11 लाख बूथों में, अब एक बार ये बता दूं ये बेसिक्स क्या है, वो भी बिल्कुल संक्षिप्त में ही बता दूं कि कौन कौन से बेसिक्स हैं आज के भारत में। देखिए हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन आज के भारत में कुछ बेसिक्स जो हैं वो हमें बिल्कुल कम शब्दों में और लेमैन के लिए कॉमन नागरिक के लिए, सामान्य नागरिक के लिए हमने कुछ बेसिक्स सरल शब्दों में उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, उन्हें हमें ये बताना होगा कि इस भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हमें उन्हें ये बताना होगा कि इस भारत की व्यवस्थाएं एक संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन है और फेडरल चुनाव है। फेडरल का मतलब उन्हें बताना होगा कि 3 स्तरों से ये होता है, 1 एट द सेंट्रल, अदर एट द स्टेट, 3rd एट लोकल। ये तीनों बातें ये हमें बतानी होगी। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के बारे में और विधानसभा के बारे में, लोकल बॉडीज के बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, मतदाता क्या होता है, और ये वोट कहाँ पर कलेक्ट होता है। तीनों जगह के वोट कलेक्ट करने की जगह एक ही है। देखिए प्रत्येक मतदाता 3 जगह मत डालता है, लेकिन एक ही पोलिंग बूथ में मत डालने जाता है। तीनों जगह अलग अलग समय पर, लोकसभा के समय पर लोकसभा के लिए, विधानसभा के इलेक्शन के समय उसके लिए विधानसभा के लिए, और लोकल बॉडी के लिए उस समय, बराबर। अब एक मजे की बात समझने की ये भी है, हमें कहा जाता है कि हमारा जाकर के प्रतिनिधि तय करो, कहाँ, पोलिंग बूथ में। अब पोलिंग बूथ में हम भी जाते हैं, हम जाते हैं अपना प्रतिनिधि तय करने, ठीक है। ये ईवीएम की स्क्रीन है, ये ईवीएम में जो स्क्रीन लगी रहती है ये स्क्रीन है, इसके सामने जाकर के वोटर खड़ा होता है। इसके ऊपर 20 नामों को डिस्प्ले करने की कैपेसिटी है। चुनाव में 15, 16, 17, 18 कैंडिडेट
उस चुनाव में खड़े होते हैं जब आप बूथ में जाते हैं, तो इसके ऊपर कितने नाम लिखे रहते हैं? हाँ, 15, 16, 17, 18, 14, 12। अब मुझे यह बताओ कि भारत में आज तक किस मतदाता ने बूथ में जा करके खड़े हो करके सारे नाम पढ़े, फिर वोट डाला, फिर वोट डाला? केवल अपना ही देखा और दबा दिया। ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? आज तक किसी एक मतदाता ने पूरे नाम पढ़े नहीं। जब पूरे नाम पढ़े नहीं और वो अपना प्रतिनिधि चयन कर रहा है, सिलेक्टिंग फ्रॉम द अबव नेम्स द रिप्रेजेंटेटिव, हाउ इट कैन बी? ये कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए देखिए, इलेक्टोरल प्रोसेस के रास्ते भी हैं, लेकिन इसके लिए होगा पार्ट 2। इलेक्शन